अमेरिका बचता नहीं दिख रहा है। घुस तो गए हैं, निकलेंगे कैसे समझ नहीं आ रहा है। पहले कौन बोलेगा हाय मैं हार गया ना, दोनों थक गए हैं। ईरान भी थक गया है और इजराइल भी बहुत हद तक थक गया है। क्या दोनों देश, दोनों पक्ष मध्यस्थ होने के लिए तैयार है? आपको याद होगा यूक्रेन और रूस के बारे में भी हमसे ही कहा गया था। मैंने देखा जब दोनों बहुत मार पड़ती है फिर वो तैयार हो जाते हैं। अगर एक को बहुत मार पड़ रही है, दूसरा खामोश है या उसको कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो मध्यस्थता के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने $1 करोड़ का ऐलान किया, अगर हमें बताएगा कोई ये मुज्तबा खमैनी कहाँ है हम उसको देंगे। उसको मालूम है सर ये नौटंकी है। अपने दौर में इस सदी में न्यूक्लियर अटैक देखने जा रहे हैं, आप इसको वहां तक जाता देख रहे हैं क्या? आई डोंट नो, लेकिन वो इस मूड में इतना अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। एक अल अरबिया इंग्लिश चैनल है, उसकी एंकर बोल रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई निकल नहीं पा रहा है, लेकिन इंडियन शिप्स जो हैं जा पा रही हैं। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है इंडिया की कि अब मान जाइए कि हमारी डिप्लोमेसी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, क्यों नहीं स्वीकार करते? आप लोगों की दुश्मनी एक व्यक्ति से है, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ही इज द बेस्ट लीडर इन ह्यूमन हिस्ट्री। वो दुश्मनी उसके साथ है तो भारत के साथ क्यों दुश्मनी करते? नई दिल्ली के पास वो कौन सी गोली है कि आप इसराइल से भी डार्लिंग डार्लिंग कर लेते हैं और ईरान आपके जहाज भी निकलने दे रहा है? दुनिया एक जादू की गोली है, वो जादू की जप्फी डालता है सबको। उसका नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है। ऑयल प्राइसेस का कुछ समझ नहीं आता, एक दिन बढ़ती है दूसरे दिन गिरती है, फिर बढ़ती है फिर गिरती है। सोना बढ़ता है फिर गिरता है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्पेकुलेशन, मैं तो अर्थशास्त्री हूं, लेकिन अभी तक हमारे मुझे यहाँ तो समझ अभी नहीं। भी स्टेबल करके रखा है, अभी भी स्टेबल करके रखा है। कैसे? बहुत जलन हो रही है। अगर बढ़ा दे तो फिर हाय 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 नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। अब बढ़ाया नहीं है, क्यों नहीं बढ़ाया तूने? नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। नमस्कार, प्लीज आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललित। मेरे साथ हैं द ग्रेट दीपक सर। दीपक सर को फिर से इसलिए बुलाया है, किस लिए बुलाया है सबको पता है कि जो कुछ हो रहा है ईरान में, और चीजें अब बहुत सारी एस्केलेट 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 ही होता रहा। कोई ये नहीं सोच रहा है कि इस मामले को ठंडा कैसे किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए। दीपक सर, एक खबर आई जिसमें बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं टकर कल्सन, उनको एक एक्स यूएस आर्मी के कर्नल ने ये कहा कि अगर ईरान में जो सिचुएशन है, अगर उससे अमेरिका को निकलना है फेस सेविंग सिचुएशन में, तो डोनाल्ड ट्रंप शुड कॉल नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं। मुझे इस चीज का मतलब बता दीजिए कि भारत एक साथ, हम रूस से तेल भी ले रहे हैं, हम अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हम इजराइल के बेहतरीन फ्रेंड हैं, ईरान भी हमें अपना दोस्त बता रहा, हमारे शिप्स जो हैं हॉर्मुज से निकल रहे हैं। लोग कह रहे थे नहीं 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 निकल पाएंगे मोदी जी, कर कैसे कर पाएंगे, हो नहीं, ये सब हो रहा है। और अब जब अमेरिका बचता नहीं दिख रहा है, घुस तो गए हैं, निकलेंगे कैसे समझ नहीं आ रहा है, तब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप शुड कॉल नरेंद्र मोदी। जरा एक्सप्लेन करिए इस पूरी कहानी को, क्या है मामला? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ डीएनपी पे बहुत मजा आता है, लेकिन आपके प्रश्न बड़े कठोर होते हैं। सोच समझ के जवाब देना पड़ता है मुझको। यू आर ब्रिलियंट। ऑलराइट, अब पहला आपने प्रश्न पूछा है कि कार्लसन टकर ने जो बताया है, मैं जानता हूं उनको, मिला हुआ। इज वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। पहले सीएनएन में कहीं होते थे, अब अपना शुरू कर दिया उन्होंने कुछ। इसमें ये सीधी बात बोलता है और ये वैसे सरकार के बड़ा करीब है। एंड ही इज वेरी प्रो अमेरिकन। इसे कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। आपको ये भी पता है कि नेतन्याहू के साथ उनकी बात होती रहती है, ट्रंप के साथ भी बात होती रहती है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कहें जी बात हो गई है, ये बात हुई है, वो हम नहीं करनी है। हमारी मेगाफोन डिप्लोमेसी नहीं होती। चाणक्य ने बताया था चुपचाप से जो करना है करो, बाद में अपने आप लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन चीनी बेवकूफ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, करते कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब हमने दोनों से बात की है, हमने यही कहा है कि प्राइवेटली और पब्लिकली हमने कहा है कि भाई डायलॉग और डिप्लोमेसी। पीएम साहब ने यही कहा था ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने बीबी नेतन्याहू को भी ये कहा है। मेरा मानना है इसमें अभी हार जीत का फैसला नहीं हो रहा है इस जंग में। हार जीत का मतलब कि पहले कौन बोलेगा हाय मैं हार गया ना, दोनों थक गए हैं। ईरान भी थक गया है और इजराइल भी बहुत हद तक थक गया है। तो कब तक मार खाते रहेंगे? ये तो ईरानियंस के लिए, कितनी मार खा लोगे आप लोग? मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। अब उन्होंने इस्फहान पर भी हमला कर दिया, जहां पे उनकी न्यूक्लियर
फैसिलिटी सारी स्थित हैं और वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत कुछ है उनका, मिसाइल्स वगैरह भी वहाँ पे बनती है। उन्होंने फिर इज़राइल में नेगेव डेजर्ट में जहाँ पे इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके इज़राइल की, उनके ऊपर हमला किया है। अब जो मैं देख रहा हूँ, समझौता तो होना पड़ेगा बेटा, कोई ऐसी जंग नहीं है जो करोड़ साल चलेगी। मेरा मानना है कि पीएम साहब अगर बात करेंगे, हमको ये पहले हम समझते हैं, जानना चाहते हैं, क्या दोनों देश, दोनों पक्ष मध्यस्थ होने के लिए तैयार हैं? आपको याद होगा यूक्रेन और रूस के बारे में भी हमसे ही कहा गया था। और जब मैंने अपने अमेरिकन फ्रेंड से कहा, मेरा तो बहुत बड़ा ग्रुप है सर, दुनिया भर के लोग, हम लोग उसमें मेंबर्स हैं, हम लोग जानकारी बांटते हैं, यू नो, वी डोंट हाइड एनीथिंग। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग हमसे क्यों कह रहे हो? आप क्यों नहीं जाके पुतिन से बात करते? तो बोले कि हमने तो गाली दी है उसको। अगर टाइगर गाली देने को किसने बोला था? अगर डिप्लोमेसी नहीं आती है तो मैं सिखा देता हूँ। मैं तो चाणक्य की संतान हूँ। आपके बाप को डिप्लोमेसी सिखाऊंगा। हम गए थे, दोनों से बात की, लेकिन उस समय वो जो सर्कस वाला है यूक्रेन का राष्ट्रपति, वो तैयार नहीं था मध्यस्थता के लिए। उस समय यूरोपियंस ने उसको कह रखा था कि बस ऊपर अल्लाह है और धरती पर तू है, तू तो उससे भी बड़ा है, क्यों फिक्र कर रहा है, मरता जा, अपने लोगों को मर जाने दे, क्या फर्क पड़ता है, तेरे को हम ये दे देंगे वो दे देंगे। एकदम बेवकूफ आदमी है यूक्रेन वाला। अब यहाँ पर अगर भारत को कुछ कदम उठाने हैं तो पहले हम पता करते हैं कि भाई क्या है आपका इरादा। और जो हम देख रहे हैं इस समय, सर मैं तो, मुझे अब 53 साल कूटनीति में होने वाले हैं। पहले तो आपने उसके जो आप कहते हो मिलिट्री इंस्टॉलेशन, दोनों तरफ आपने हमले किए, उसके बाद आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे किया, फिर आपने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, आपने उसकी ऑयल वेल्स पे हमला किया, आपने उसकी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट ईरान के में हमला किया। अब क्या हो रहा है, जब सब कुछ खत्म होने पे आता है, जस्ट बिफोर सीज फायर, आप दूसरे का जितना नुकसान करते हो, कर सकते हो, आप करते हो। उसकी फैसिलिटी को ठोकते जाओ, ठोकते जाओ, ठोकते जाओ, ताकि वो भी थोड़ा सॉफन हो जाए, आप भी सॉफन हो जाते हैं। तो फिर जब मध्यस्थता होती है, ये कहना इसको जैसे वो बेवकूफ यूक्रेन वाला कहे, पुतिन को बोलो आगे मेरे जूते पॉलिश करेगा तब मैं करूंगा, गधा है बिल्कुल एक नंबर का, आजकल तो बड़ा खामोश हो गया है। तो ये जो चीज है, जब दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं, जो मैंने अपने जीवन में देखा है बेटा, 75 ईयर्स यंग, जो मैंने देखा, जब दोनों बहुत मार पड़ती है, फिर वो तैयार हो जाते हैं। अगर एक को बहुत मार पड़ रही है, दूसरा खामोश है या उसको कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं होगा हमेशा। और एक चीज और याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने $1 करोड़ का ऐलान किया, अगर हमें बताएगा कोई ये मुज्तबा खमेनी कहाँ है, हम उसको देंगे। उसको मालूम है सर, ये नौटंकी है। वो अधमरा है, बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी, कोमा में है। मेरा मानना है कि वो क्लिनिकली मर चुका है, लेकिन वेंटिलेटर पे उसको जिंदा रखते हैं। ये तो नॉर्मल होता है वेंटिलेटर पे। आप, जब मेरा टाइम आएगा, आप मेरे को 15 साल जिंदा रखिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो ही इज नॉट अराउंड, तभी उसका कोई बयान नहीं आता। उसका आर्टिफिशियल एआई जनरेटेड वीडियो दिखाते हैं, दूसरा सच्चाई का वीडियो उसका कोई नहीं दिखाते। सो अब सिचुएशन ये है कि दोनों मेरा ख्याल थक गए हैं, इजराइल और ईरान, और फिर अमेरिका भी अब मेरा ख्याल कह रहा है यार टाइगर अब बंद करो, अब यू नो लेट्स, इनफ इज इनफ। मुझे जो थोड़ा सा परेशान ये खबर कर रही है, जो मेरे ग्रुप में आई है सर, अभी तक किसी ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। मेरा मानना है, मेरा मानना का मतलब जो मेरे पास ग्रुप है, आप पुष्टि करिए अपने स्रोतों से, अमेरिका ने अपने एक सबमरीन में न्यूक्लियर टिप मिसाइल ईरान की तरफ भेजे हैं। और अगर परमाणु हमला होता है ईरान पे, ईरान तो खत्म हो जाएगा, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन फिर वहां पर एक पूरी तरह के एक नया, जो हमारी शताब्दी है उसमें एक बिल्कुल नया मॉडल आ जाएगा, और फिर बहुत से देश दौड़ेंगे न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। आजकल भी कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला नहीं कर रहा अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हम लोग हथियार है। मतलब अपने अपने दौर में इस सदी में न्यूक्लियर अटैक देखने जा रहे हैं। आप इसको वहां तक जाता देख रहे हैं क्या, कि जहां मैं अमेरिका नहीं को लग देख रहा है रहा, कि मुझे न्यूक्लियर मुझे बताया ऑप्शन, गया। या फिर जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। बेटा मैं नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन जिन लोगों ने मुझे ये कहा है मेरे ग्रुप के अंदर, अभी तक तो उन्होंने धोखा नहीं दिया। वो बेकार की बातें नहीं करते हैं। उन्हें कहा है कि वो अगर सर, एक्टिवेट अगर कर रहा परमाणु है, हमला हो, मतलब जो भी लोग हैं जो भी लोग बात कर रहे हैं, परमाणु हमला होगा तो वो स्ट्रेटेजिक होगा
या वैसा कुछ जो हिरोशिमा नागासाकी में लोगों ने देखा? स्ट्रैटेजी का मुझे समझ नहीं आता। हिरोशिमा नागासाकी बेटा बहुत पुरानी बात है, बता देता हूँ। टोक्यो पे हमला नहीं हुआ था, हमला हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा पे, जो इसके इंडस्ट्रियल कैपिटल थे। तेहरान पे हमला नहीं होगा, होगा तो इस्फहान पे होगा, होगा कहीं और 1-2 शहरों पे होगा, ताकि पता लग जाए उसकी ताकत क्या, और फिर भी उनके कैपिटल पे इतना नुकसान हो। क्योंकि अल्टीमेटली जैसा इराक के बगदाद के साथ किया, मैं तो गया था पीछे, रीबिल्डिंग तो करनी पड़ेगी ना, आपको कौन पैसे देगा? वो पेजेशकियान जो है वो कहता है मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त मेरी ये है कि आप लोग मुझे नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है, अगर मैं एनरिच करना चाहता हूं करूंगा। दूसरा, पैसे कौन देगा मेरी जो डैमेज हुआ है। और तीसरा, आगे चल के मुझे गारंटी चाहिए कि मेरे पर हमला नहीं होगा। ये कौन देगा? ये वही 3 चीजें हैं जो बुद्धू ने, यूक्रेन वाले ने कही थी। कौन इसको मानेगा? कौन कहेगा कि गारंटी का क्या मतलब है? तेरे को हम कोई रिटर्न गारंटी चाहिए, सिक्योरिटी गारंटी? अगर कोई नहीं सुनता तो क्या होगा? सो ये चीजें जो है, मेरा अपना मानना है कि अब दोनों थक रहे हैं, और थकान के जरिए मेरा ख्याल है सीज फायर की संभावना है। और जब वहां से संकेत आएगा, वो डायरेक्टली नहीं कहेंगे हमने कर दी है, वहां से कोई संकेत आया तो फिर हम लोग नॉर्मली, ये मैंने किया है अपने करियर में, हमें जब पता लगता है हमारे राजदूत या उनके राजदूत को कहेगा भाई अब आप बात कर लीजिए, देखिए अगर कोई समझौता हो सकता है, उस वक्त हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। ये मेरा मानना है। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो मेरे मजेदार है और लोग बहुत शायद उसके बारे में इतना जान, खर्ग आइलैंड, खर्ग द्वीप जो है, मैंने आज सुना था एक टीवी चैनल पर, मैं वहीं था, तो एक साहब बोल रहे थे देखिए जहाँ जितने उनके ऑयल वेल्स जहां से तेल निकालते हैं ना, खर्ग आइलैंड में सबको उड़ा दिया। मैं कहा सर, मैं तो गया हूँ सर, वहां तो एक भी नहीं है ऑयल वेल। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? एक भी नहीं है वहां, तो सिर्फ पाइपलाइंस आती हैं और ऑयल टर्मिनल है, तेल तो कहीं और पैदा होता है। पाइपलाइन के जरिए खर्ग आइलैंड लाया जाता है। 80-90% जो भी फिगर दे दीजिए, ईरान के फिर एक्सपोर्ट्स वहां से होते हैं, और वो हॉर्मुज में नहीं है, हॉर्मुज के बहुत करीब है। तो टैंकर वीएलसीसी कहते हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, वो वहां से तेल भरते हैं, फिर हॉर्मुज से होते हुए एशिया की तरफ निकल जाते थे। ये है सच्चाई खर्ग आइलैंड की। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां जो आईआरजीसी और इधर उधर के जो लोग बैठे हुए थे उनके पाइपलाइंस की रक्षा के लिए, उनको उड़ा दिया है, खत्म हो गया, मर गए हैं वो सब। तो अब वहां पर कोई नहीं है, और अमेरिका उस पर कब्जा करेगा क्योंकि पाइपलाइन वहां आती है। हाँ, अगर ईरान में तेल का उत्पादन ही बंद हो जाए फिर तो पाइपलाइंस का कोई फायदा नहीं है। लेकिन गेम ये है, मध्यस्थता होगी, शांति होगी, अमेरिकन कंपनीज जाएंगी, अमेरिकन कंपनीज पैसा लगाएंगी, और फिर ईरान का तेल उत्पादन जैसे वेनेजुएला में होगा, और उसको अमेरिका बेचेगा, और उस पैसे से जैसा इराक में किया था रिकंस्ट्रक्शन होगी। ये गेम प्लान बिल्कुल वही टूल किट है जो मैंने पहले देखा है। न्यूक्लियर, बेटा मेरा मन कहता है कि शायद वो करेगा, मेरा दिल कहता है उसको नहीं करना चाहिए। अब आप बताओ मैं क्या करूं, आई डोंट नो। लेकिन वो इस मूड में, इतना अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, और फिर आप देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या होता है वहां पर। सर, ईरान तो आप खत्म कर, इतने लंबे समय तक डिप्लोमेसी में रहे, एक चीज जरा बताइए कि कोई एक नेता है जो मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, उसको ये पसंद भी है अनप्रिडिक्टेबल होना, कि उसके बारे में लोग तय ना कर सकें कि आगे वो क्या करेगा। ये जो इस ये भी तरह के लोग पॉलिसी। होते हैं, इनको इन सब चीजों से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई चीज छोटी होती नहीं है, उनके लिए बिग होता है, बिगर होता है, बिगेस्ट होता है, बड़ा, थोड़ा बड़ा, सबसे बड़ा। वो आपने आदमी सबसे बड़े से शुरू करता है। अब जब यू नो मैं अब जब वो ईरान में इतना सब कुछ बम बारूद B2 B1 सब निकाल दिया उन्होंने, तो एक न्यूक्लियर ऑप्शन रह रहा है जो उनका मन कर रहा होगा कि मार देता हूं। जब 9/11 हुआ था बेटा, मैं न्यूयॉर्क में था 2001 में, और एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी, बड़े प्रसिद्ध है अमेरिका के, मुलाकात हुई उस शाम को। न्यूयॉर्क में भागदौड़ मची हुई थी, लेकिन कंट्रोल, नियंत्रण कर लिया था स्थिति पे। तो हम लोग चाय पी रहे थे शाम को, ये होने के बाद मेरा बेटा भी वहां था, उसने ब्लड डोनेशन किया, बहुत कुछ। और ये बुद्धिजीवी मुझे कहता है कि एम्बेसडर, एक चीज हमें करनी चाहिए, ये सारे मिडिल ईस्ट को न्यूक कर दे, परमाणु हथियार फेंको, ये सब स्यापाई मुक जाएगा वहां का। ये उसका विचार था। लेकिन मुझे लग रहा है कि बार बार जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका को जाना पड़ता है, लिबिया में गया है, पंगा लिया है, सीरिया में गया है, पंगा लिया है, इराक में पंगा लिया है, अब ईरान जो मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है पर पंगा ले रहा है। मेरा मानना है कि शायद ये न्यूक्लियर ऑप्शन ऐसा होगा कि वहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी ईरान खत्म हो जाए। एक ही देश तो है जो मुखालफत करता रहा है अमेरिका की, बाकी सब तो चमचे हैं उसके।
जितने अरब देश हैं, और ईरान अरब देश नहीं है, 1700-1800 किलोमीटर दूर है उस एरिया से, मिडिल ईस्ट का भी नहीं है, लेकिन फुदकता रहा है। अब उसको सबक सिखाने का एक संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि टाइगर मुझसे पंगा मत लो, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा, और मेरे पास ये काबिलियत है कि मैं वो जो काबिलियत है मैं उसका पूरा प्रयोग करूंगा। ये मेरा मानना है इस समय डोनाल्ड ट्रंप का संदेश जो वो भेजेगा। सो आई होप नहीं हो, आई होप मेरा जो मन कहता है वो गलत है, आई होप मेरा दिल सही कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत नुकसान होगा बेटा। वो इलाका अगर उसने फेंक दिया, ईरान तो 500 साल पीछे चला जाएगा, अब वहां पे कोई रह नहीं पाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइनली एक सवाल आपके मन में भी आता है, ईरान न्यूक्लियर वेपन चाहता क्यों है? दुश्मन कौन है उसका? क्या वो नेपाल को ठोकेगा उसके साथ? क्या वो अर्जेंटीना पे फेंकेगा? उसने तो अपने आप ऐलान किया कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, मेरा दुश्मन तो इजराइल है। तो भाई क्यों दुश्मनी है आपकी? बेटा अभी तक मुझे कोई ये समझा नहीं पाया। यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। मेरे एक्सटेंडेड परिवार में तो एक यहूदी दामाद है हमारा, क्या करूं, मार डालूं उसको सिंपली बिकॉज वो जूइश है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये खेल जो ये खेलते हैं कि परमाणु हथियार हमें चाहिए या इजराइल हमारा दुश्मन है, किस बात के लिए आपका दुश्मन है? एक जमाना था शाह के टाइम में, टेल अवीव टू तेहरान डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी बेटा, वो तो बहुत दोस्त थे, और रिच ईरानियंस मेरे मित्र फ्लाइट लेके जाते थे टेल अवीव, वहां पे फिर उनके इजरायली फ्रेंड्स के साथ, लेडी फ्रेंड्स के साथ नाचना गाना शराब पीना बहुत कुछ चलता था। लेकिन फिर ये मुल्ला लोग आए और इन्होंने सब कुछ बदल दिया वहां पर। सो टू कट इट शॉर्ट, अभी ये जब बात करते हैं ना, इससे बात करेंगे उससे बात, ट्रम्प सही कहता है, मैं किससे बात करूं, क्योंकि मुर्तजा तो चला गया है, या अगर नहीं गया है तो वेजिटेबल स्टेट में है, तो उससे क्या बात करेगा? तभी तो उसकी कोई आप वीडियो नहीं देख रहे, उसके बिहाफ पे लोग बातें करते हैं, एआई जनरेटेड वीडियो। अब एक नया किसी ने तमाशा शुरू कर दिया कि पुतिन की और मुर्तजा की समिट होने वाली है। अच्छा टाइगर, समिट कहाँ होगी? वॉशिंगटन डीसी में? क्या बकवास करते हैं लोग, समिट कहाँ कहाँ मिलेंगे ये लोग? पुतिन फ्लाई करके जाएगा तेहरान, जहाँ एक एयरफील्ड नहीं है, कहाँ लैंड करेगा? वो पैराशूट से नीचे उतरेगा? व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? और दूसरी चीज वो है कि क्या वो मुर्तजा जो बिल्कुल वेजिटेबल बन गया, तो क्या उसको एम्बुलेंस में बिठा के वहां ले जाएंगे मॉस्को? तो रास्ते में तो उड़ा देंगे उसको, अगर वो अभी तक जिंदा है। तो ये चीजें बेकार की हैं। हमने देखी है हकीकत उस जगह की, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अब कहाँ ये समस्या खत्म होगी मैं बता देता हूँ, जब थक जाएंगे दोनों, मध्यस्थता होगी, उसके बाद असली काम शुरू होगा कि अब कैसे किया जाए। ईरान की रेजिम चेंज तो होनी होनी, नहीं तो फिर वो फुदकेंगे मुल्ले, फिर तंग करेंगे, और अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रिजीम रिजीम चेंज सर केवल एयर बम्बार्डिंग से तो नहीं होगी, वहां फिर तो मैं ग्राउंड आपको पर लोग चाहिए फिर। ये लोग कहते हैं ना कि एयर बम्बार्डमेंट से नहीं होगी, ये लोगों की क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल विजडम है। पहले आप खत्म कर दो उसकी मिलिट्री ताकत को, फिर वो कुर्द जाएंगे। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, माय फादर वाज अ पठान फ्रॉम गजनी। तालिबान नफरत करते हैं ईरान के साथ, तालिबान घुस जाएंगे सर, आप देखते जाइए। एक तरफ से कुर्द जाएंगे, ये बेवकूफ है ईरानी, वो एरबिल इराक में जो है वो कुर्दिस्तान का दिल है, उसकी आत्मा है, वहां पे आपने बम फेंकने शुरू कर दिए। कुर्द तो बड़े बिगड़े हुए हैं, मेरे कुर्द दोस्त कहते हैं हमको आप जाने दीजिए ना, अब हम सीधा करके आते हैं मुल्लों को। पेशमर्गा है उनकी फौज, पेशमर्गा का मतलब होता है कुर्दी भाषा में जो लोग मौत से मोहब्बत करते हैं। ये जा रहे हैं उधर, ये जा रहे हैं। मेन हाँ चीज सर। बेटा ये है जो हम बात कर रहे थे अभी, कि खत्म तो हो गया, अब उसके बाद क्या होता है? फिर आपने ये सवाल पूछा है कि हम पे क्या असर पड़ेगा, तेल प्राइसेस बढ़ेंगे, हम अब्सॉर्ब करेंगे। अभी गैस की बहुत लोगों में मारा मारी बनी, डोमेस्टिक गैस के लिए सर 60-65 लाख सिलेंडर रोज के भारत में बिकते थे, 75 चले गए। क्यों क्यों जमाखोरी करते हैं, क्यों? 75 साल की मेरी उम्र है, मेरी पत्नी और मैंने फैसला किया है, हम लोग वैसे भी एक टाइम खाते हैं नॉर्मली, तो उसमें भी हम फल खाएंगे, हम कच्ची सब्जियां खाएंगे, या कुकिंग करनी है तो सोलर कुकिंग करेंगे। भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर तो है नहीं, वो है पाइप नेचुरल गैस। तो ऑल राइट, भले कुछ तो बचाव हम कर पाएंगे, थोड़ा सा एक बूंद तो देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, बूंद बूंद करके तो सागर भरता है। तो मेरा अनुरोध है, मेरी बेनती है, जितने लोग ये कर रहे हैं कि 10-10, 12-12 सिलेंडर रखने से क्या मिलेगा? आप ब्लैक में खरीदेंगे, और जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा फिर आपको बुरा लगेगा। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ ललित सर,
कोविड के टाइम में एक व्यक्ति थे बुजुर्ग, 4 ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखे हुए थे। क्यों भाई? 3 लोगों को क्यों डिनाई करते हो जिनको आवश्यकता थी? हाँ, उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं थी, कमी हमारी लॉजिस्टिक्स में थी। उसके बाद फिर हमने वो नया ऐप बनाया, पता लग जाता है यहाँ है, इधर है, जितने चाहिए वहां से ले लो। तो जमाखोरी का कोई फायदा नहीं है, ये गंदी बात है। अच्छा, प्याज की कीमत एक चीज कभी बताइए, पूरा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, पूरा। उन्होंने क्लोज कहा कि नहीं है, हम किसी को नहीं निकलने क्लोज देंगे, नहीं है, क्लोज नहीं है, डेंजरस है। डेंजरस है। लेकिन हमारे यहाँ लोग मजाक उड़ा रहे थे जब भारत के उससे आया, सोर्सेस के हवाले से खबर आई कि इंडियन शिप्स जो हैं वहां से निकल पा रहे हैं। लोगों जी ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अरे ऐसा कैसे, ईरान तो मुझे सर ये बीमारी मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि डिप्लोमेसी में सब कुछ चिल्लाकर बताकर होता है। लोग कह जैसे अरे कभी ईरान मना कर रहा है, ईरान नहीं बोल रहा है। सर मैं बता देता हूं, जिन लोगों को मेगाफोन डिप्लोमेसी की आदत है वो समझते नहीं है कूटनीति। हम लोग बैकग्राउंड में बात करते हैं, हम शोर मचाते नहीं है। वो शोर मचाना नेताओं का काम है। अच्छा, मुझसे पूछते हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन सा देश खुलेआम भारत के साथ खड़ा था? वो टाइगर मुझे किसकी आवश्यकता थी? कहो तो मैं भूटान वालों से कहता हूँ भाई अपनी फौज भेज दो, या मैं पेरू से कहता हूँ 5 सिपाही भेज दो, मेरे पास तो है नहीं सिपाही। क्या बकवास करते हैं ये लोग। किसने आलोचना की थी ऑपरेशन सिंदूर की? किसी ने नहीं। वो तुर्की शुर्की को, आजकल तो तुर्की भी हमारा दोस्त बना फिरता है, और अजरबैजान को भूल जाओ। सो ये चीजें होती है कि बेटा डिप्लोमेसी में जो कुछ हम कहते हैं उसका महत्व होता है, जो नहीं कहते उसका ज्यादा महत्व होता है। सर बट एक क्वाइटली छोटी सी बात है, एक अल अरबिया इंग्लिश चैनल है, उसकी एंकर बोल रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई निकल नहीं पा रहा है, लेकिन इंडियन शिप्स जो हैं जा पा रही हैं। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है इंडिया की कि भारत ये कर पा रहा है कि पूरी दुनिया में आग लगा हुआ है और इंडियंस बड़े मौज में। ये मौज जरा में तो खैर बताइए नहीं है। कि बता देता हूँ, वैश्विक ये जो स्थिति। लोग हमारे पॉलिटिशियंस जो इतनी चीजें कहते हैं, भाई इस अल अरबिया चैनल की औरत की बात सुन लीजिए। अब मान जाइए कि हमारी डिप्लोमेसी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, क्यों नहीं स्वीकार करते? आप लोगों की दुश्मनी एक व्यक्ति से है, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ही इज द बेस्ट लीडर इन ह्यूमन हिस्ट्री। वो दुश्मनी उसके साथ है तो भारत के साथ क्यों दुश्मनी करते? ये मुझे समझ नहीं आता। और कई 1-2 डिबेट्स में मैं पॉलिटिकल लीडर्स के साथ रहा हूं। देखो जी, ईरान हमारा इतना दोस्त था, 65 की लड़ाई में उसने पूरा हमारा साथ दिया, 71 की लड़ाई में साथ दिया, 1999 में हमारा साथ दिया। मैंने कहा टाइगर, तो कौन सी इतिहास की किताब पढ़ के आया? 65 में शाह ऑफ ईरान, शाह था उस समय सा, उसने कहा हम 2 जिस्म हैं, ईरान और पाकिस्तान, एक जान है, एक आत्मा है। और अपना पूरा स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान का इसने पाकिस्तान भेजा था। उन्होंने भाग गया था, कई मेरा का 12 जहाज भेजे थे, उसमें से आधे वापस गए, बाकी हमने उड़ा दिए थे। फिर 71 की लड़ाई में वो जहाज भेज रहा था, लेकिन तब तक जो है जंग खत्म हो गया था। और उस वक्त भी उसने कहा कि भारत बड़ा बदमाश देश है। ये आप ये कहते हैं ईरान हमारा समर्थन कर। 1999 में क्या बोला था ईरान ने, जब जिहादिस्तान ने धोखे से हम पर हमला किया? क्या बोला कि नहीं जी शांति होनी चाहिए। वो तो मैं भी कहता हूँ शांति होनी चाहिए। तो बेटा ये लोग जो है ना, ये दोगले हैं बहुत। और ये जिन लोगों को मालूम नहीं है, फिर वो झूठी बातें करते हैं। और मेरा सबसे अनुरोध यही है कि ऐसी चीजें करने से पहले, ऐसी बयानबाजी करने से पहले इतिहास तो समझ लीजिए। ओ सिविलाइजेशनल स्टेट है ईरान, उसका क्या मतलब होता है भाई? किसी को मालूम नहीं है। सो ईरान अगर किसी ने कहा कि वो एक रुकेगा नहीं, एक झुकेगा नहीं, अरे थक दोनों गए हैं, थकेंगे दोनों। और इस थकान के बाद आप देखेंगे जंग हमेशा रुकती है, या तो एक देश हार जाता है या दोनों थक जाते हैं, तभी जंग रुकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो रेसिस्टेंस है ईरान की तरफ से, जो जवाबी कार्रवाई है आस पड़ोस के देशों में, अमेरिकी बेसिस पर, अब तो सुन रहा हूँ एम्बेसी पर भी हमला हुआ है बगदाद में, वो ये जो पूरी हेलीपैड। कहानी है, हाँ हेलीपैड पे, ये पूरी कहानी जो है, आप इस लिहाज से बताइए कि क्या अमेरिका से कैलकुलेशन में दिक्कत हुई? क्या उसने नहीं ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल की है नहीं कि नहीं। वहां जाएंगे और मादुरो टाइप जैसे उठाया वैसे उठा लेंगे? यू नो बेटा, इसमें वेनेजुएला तो उनके करीब है, इतना दूर नहीं है लैटिन अमेरिका में। और किसी में हिम्मत नहीं थी कि ट्रंप की आलोचना करे, उठा लाया था उसको। अमेरिकन को विक्ट्री पसंद है, हार पसंद नहीं है उनको। तो ये जो इसने कैलकुलेशन किया था कि मैं सरकार बदल दूंगा,
और मैं वहां पर ऐसी सरकार लाऊंगा जो प्रो अमेरिकन हो। मेरा मानना है कि जब समझौता होगा, शाह ईरान का जो बेटा न्यूयॉर्क में रहता है वो आएगा। ये मैंने पहले अफगानिस्तान में भी देखा है, जब तालिबान वगैरह खूब आपस में मारा पिट्टी हो रही थी तो किंग जाहिर शाह जो उस समय बीमार थे और रोम में थे वो आए। तो एक फादर फिगर की जरूरत होती है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हीलिंग टच। वही बच्चों शांत हो जाओ, ये शायद वो कर सकता है। अब वो जी पॉपुलर नहीं है वहां, आपको कैसे मालूम है पॉपुलर नहीं है? आपने जाके पूछा हम लोगों से? तो यहाँ बैठे बैठे कुर्सियों में और टीवी स्टूडियो में भाषण झाड़ना आसान होता है। जिनको मालूम नहीं है अपना कृपया यहाँ पे चैन लगा लीजिए, अलीगढ़ का ताला। रियलिटी इज वो ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो आएगा। ईरान सही है, उसने बहुत से अपने बच्चों को मार दिया इन मुल्लों ने, जो सड़क पे उतर गए थे, बगावत कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशंस कर मार दिया उनको। देयर नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो नहीं करना चाहिए। अभी भी उनके बसीज फौज जो है, जो IRGC की क्रिएशन है, वो ये चीजें कर रहे हैं। तो बेटा ऐसी चीजें करने से फायदा नहीं है। अपने ही बच्चों को आप वहां पे यही उठेंगे। और ये बता देता हूँ इस मुल्ला रेजिम को, ये मैंने कई बार अपने जीवन में देखा है, जो आपने अपने ही लोगों पे अत्याचार किए हैं, जब लोग उठेंगे फिर आपको छुपाने, मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी। सब मैंने ये देखा था बांग्लादेश की लड़ाई में। आपका तो जन्म नहीं हुआ था। 1971 की लड़ाई में वो जो वहां होता था, एक उनका मेरे फादर के साथ कोर्समेट था, जनरल A.A.K. न्याजी। उसने आत्मसमर्पण किया और बंगाली हजारों की, लाखों की तादाद में हमारे पास आके बोले इस आदमी को हमारे हवाले करो। आज रात को हम चावल खाएंगे इसकी करी के साथ, इसका झोल बनाकर, इसकी चिकन करी बनी या ह्यूमन करी बना के हम वो खाएंगे रात को। फिर हमने सुरक्षा दी उसको। वो हमसे कहने लगा भाई मेरी जान बचाओ। अरे तू तो फौजी है भाई, तू तो बड़ी बड़ी चीजें कहता था, अब जा। तो ये चीजें मैंने देखी हैं। जो हार जाता है ना सर, और जिनके ऊपर अत्याचार किए वो बदला लेते हैं सर। और अब मेरा मानना है कि अगर ये मुल्ला रेजिम गई, और ये मुल्लों को भी मालूम है कि अगर हमने अपने जान बचानी है तो हमें ताकत में रहना है, नहीं तो बुरी हालत होगी। वहां की क्या अच्छा, ये चाहते तो हैं वो? बताइए कि नई दिल्ली के पास वो कौन सी गोली है कि आप इसराइल से भी डार्लिंग डार्लिंग कर लेते हैं और ईरान आपके जहाज भी निकलने दे रहा है। दुनिया के देश परेशान है कि भाई ये कैसे कर पा रहा है भारत, हमारी ये एक कैसे हो जादू की जाता है। गोली है, एक जादू की गोली है, वो जादू की जप्फी डालता है सबको। उसका नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है। अब मान जाइए सर, ही इज आउटस्टैंडिंग। चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, सब कुछ स्टडी करते हैं और फिर जब टाइम आता है उसमें बात करते हैं। अजीब बात है, ये तो नरेंद्र मोदी का आलोचक है, वो कोई मानते नहीं है किसी बात को। अभी अभी आप इसराइल से होकर के आए और आप आए और उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया ईरान को। वेरी गुड। तो मैं कह के आपकी आया था भी मेरे जाने के बाद ठोकना। और क्या बात। जहाज वहां फंसे हुए हैं तो जहाज निकल रहे हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य है सर कि क्या किस भारत बात अपनी का शक्ति आश्चर्य है? पहले नहीं ये तो पहचान नहीं सका। सर, ये तो कामयाबी है आपकी कूटनीति की। आश्चर्य किस बात का? अरे भरोसा करिए हम नहीं नहीं, पर। वही वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सब चीजें हमने पहले कभी होती देखी नहीं है, अब इसीलिए देख रहे क्या हैं ना। हमें ज्यादा आश्चर्य लगता है, या हमें लगता हमें है कि हमें हमारी शक्ति पर भरोसा नहीं है जो लोग सवाल उठाते हैं। शाबाश, वेरी वेल पुट। क्योंकि बेटा मैं बता देता हूँ आपको, ओके, सीधी बात। वो जो इंडिया था ना पुराना, जो सबके सामने झुकता था, 26/11 हुआ था, हमने जवाब नहीं दिया था। और किसी ने किताब भी लिखी है उसके बारे में, हमारे पुराने विदेश सचिव थे जो बहुत आलोचना करते हैं अभी सरकार की, कि अगर हम वापस कार्रवाई करते तो फिर जिहादिस्तान ये करता, वो करता, पता नहीं क्या करता। इस व्यक्ति ने क्या कहा है सुनिएगा। बालाकोट स्ट्राइक के बाद क्या कहा था? हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। एक तो हमने उनको सही कर दिया। जैसा आज अभी हम बात कर रहे हैं सर, माय फादर्स होमलैंड अफगानिस्तान, वो ठोक रहा है जिहादिस्तान को, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले हो रहे हैं। और वो जो खेती मार्शल है वहां का, ज्यादा नहीं कहा, बस मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा क्या करेगा? नहीं कुछ नहीं करूंगा, मेरी 18-20 बीवियां हैं, उनके पास जा रहा हूँ। ये तो हालत है उस देश की। ये जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं वहां पर, ये एक फिर नॉर्म बन जाएगा। न्यू नॉर्मल पीएम साहब बात करते हैं, ये एक नॉर्मल बनेगा कि दुनिया में कहीं पर भी कोई समस्या हो, भारत जैसे एक महाशक्ति को आप लाएं जो किसी का पक्ष नहीं लेता। आप लोग बात करते थे नॉन अलाइनमेंट की, आजकल तो हमारी ऑल अलाइनमेंट है। सबके साथ दोस्ती रखो ताकि हाँ वक्त आने। बिल्कुल।
और इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है कि समझ ही नहीं आता है। जो सर यूएस का कर्नल था, उसने ये कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े देश को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भारत की अर्थव्यवस्था बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। उनके संबंध इसराइल से बेहद अच्छे हैं, ईरान से बेहद अच्छे हैं। वो रूस से तेल भी खरीद रहे हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ट्रम्प शुड कॉल कि भाई ट्रम्प भाई को ट्रम्प जो ने है, खुद ही कहा अमेरिका है, को जो है नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं। ट्रम्प ने खुद ही अनाउंस किया $300 बिलियन रिलायंस इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में। 50 हाँ, साल से कोई ऑयल रिफाइनरी नहीं बनी, अब बन रही है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी तो भारत में है, जामनगर में, और वही कंपनी अब इन्वेस्ट करी। तो मेरे कुछ जिहादिस्तानी जो मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, सर ये क्या हो रहा है सर, ये क्या अमेरिका में इतना इन्वेस्ट? मैंने कहा तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था $300 बिलियन की नहीं है जितनी मेरी एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। और कब तुम लोगों को अकल आएगी? तुम्हारा जीडीपी 300 बिलियन 250 बिलियन के आसपास का है। तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो? देखो तो सही क्या क्या। और ये जो लिंकेजेस, ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं सर, ये बॉन्ड्स इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। ओ जी, चाबार पोर्ट में ये हो गया, वो हो गया, आपके $3 बिलियन मर गए। यार तू क्यों भांगड़ा कर रहा है? ईरान में जो भी सरकार आए उसको चाबार चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते, ना अफगानिस्तान करता। दोनों को चाबार चाहिए और मुझे भी चाहिए। अफगानिस्तान को फायदा होगा कि पाकिस्तान को बाईपास करेगा, और ईरान को फायदा होगा, ट्रांजिट फीस मिलेगी। राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे का खेल है। और ट्रम्प ने सर एक ये बात कही, ईरान संकट से सबसे ज्यादा फायदा रूस को तो नहीं है, पुतिन को? नहीं, पुतिन को किस बात का फायदा? वो हाँ इतनी ऑयल ज्यादा बेचेंगे इनडायरेक्ट दुनिया फायदा के है। देशों को। तेल तो सब बेच रहे हैं। अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तेल का, अब वेनेजुएला को भी कब्जा कर लिया। पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो लोग कहते हैं चीन और पुतिन मिलकर लड़ेंगे, क्या सिपाही भेजेंगे? भाई चीन के पास सिपाही हैं क्या लड़ने के लिए? वो तो टोंग टोंग पोंग 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 करके भाग जाएंगे वहां से। 35 साल की उम्र में तो वो भर्ती करता है फौज में। वो बुढ़े हैं, वन चाइल्ड पॉलिसी, बेवकूफ है। सो मेरा अपना मानना बेटा ये है कि उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि अमेरिका कमजोर हो रहा है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, भांगड़ा करो आप। लेकिन अमेरिका की आर्थिक ताकत, मिलिट्री ताकत इतनी है, वही कौन पंगा लेगा उसके साथ? मैं तो नहीं लूंगा। और जिसमें दम है दिखा दे मेरे को। नॉर्थ कोरिया बकवास करेगा, एक मिसाइल इधर फेंकेगा, एक मिसाइल उधर फेंकेगा, अमेरिका पे हमला नहीं करेगा। एक भी अमेरिकन के पानी के जहाज पर हमला नहीं किया है। उसको पता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। और ईरान ऑफ कोर्स थोड़े बहुत डैमेज कर रहा है, मैंने इसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया। और फिर सर, इतने सालों से इतना असला क्यों बना रहा है? इतनी मिसाइलें क्यों बना रहा है? कोई नुमाइश करनी है क्या? इतना कुछ जो बना रहा था, क्यों, किसके लिए? दुश्मन कौन? फिर वो तो वही कह बात रहे हैं है। हम इसी तैयारी में थे कि ये एक ना एक दिन हमारे साथ होगा, जो इराक के साथ हुआ था। तभी तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश। इराक तो डार्लिंग होता था जब इराक और ईरान का जंग हो रहा था 90s 80s के दशक में। उसी वक्त आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि ये ईरानियन क्रांति नहीं है, ये दुनिया की क्रांति है, इस्लामिक क्रांति है। पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाओ, भारत से शुरू करो। और फिर ये पश्चिमी देश इकट्ठे होके सद्दाम को बोले यार ठोक के आज पागल मुल्ले को। 8 साल वो जंग चली। तो वो लोग तो जानते हैं कि अगर हमारे पास इराक का वही हाल, इराक का बाद में अलग हाल हुआ, दैट्स इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ूंगा, इतना ही कहूंगा। आज ईरान अकेला है, एक दोस्त नहीं है उसका। कहने के लिए बड़ी बात है। अब मैं सुनता हूँ अपोजिशन वाले नरेंद्र मोदी को ये स्टेटमेंट देने, मैं कहता उनको क्यों तंग करते, मैं दे देता हूँ। चलिए, मैंने बोल दिया डोनाल्ड ट्रम्प बदमाश है, चोर है, डाकू है, गुंडा है। चलिए, आपको संतुष्टि मिल गई? क्या मिलेगा आपको? नहीं, हमको बोलना चाहिए, अरे अच्छा, बोल ये दिया यार। आपने कब देखा था कि ईरान ईरान और इसराइल लड़ रहे हैं, लोग यहाँ नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे हैं? मैं समझ नहीं, क्या है ये क्या बीमारी है? बेवकूफी है सर, ईरान बेवकूफी। इसराइल दैट्स लड़ ऑल। रहे हैं, आप लोग क्यों वो फुदक कह रहे रहे हैं? हैं मोदी इस्तीफा दे दे। किस बात के लिए? क्या उसको ईरान का प्रेसिडेंट बनना है? क्यों इस्तीफा दे? ऐसा बेकार की बात है, बेकार की बात है। कोई बहाना एक भेजे। हमारे अच्छा, आपको दर्शकों को ये अभी बतला दीजिए मैं कि ये बताता हूँ क्राइसिस बताता तो हूँ मैं है। बताता हूँ। एक चीज आपको बता दूं, फिर विल लिसन टू द दर्शक। किसी ने बोला है कि चंद्रमा पर बहुत भयंकर भूकंप आया था अभी अभी कुछ हफ्ता पहले। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए ना, अच्छा, कि चंद्रमा पर भूकंप आया था। मोदी जी की वजह से। हाँ, हमने चुपचाप से वहां पे कुछ किया था। क्या करें इन मोदी जी लोगों के बहुत साथ? प्रभावशाली आदमी है भाई।
सर चंद्रमा पे मैं ये कह रहा था दर्शकों के लिए आज से कि जरा समझाइए, क्योंकि ऊर्जा जरूरतों के लिए तो हम हैं, दुनिया के देशों पर निर्भर है, और बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे ही दुनिया के देशों पर निर्भर हैं। ये जो मिडल ईस्ट में, खाड़ी के देश में जो बवाल चल रहा है, इससे हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है, और आप इसको भविष्य में कहाँ जाता देख रहे हो? क्या जब भारत जंग की खत्म हो आर्थिक जाएगी, प्रगति रुकेगी? नहीं नहीं नहीं, जब जंग खत्म हो जाएगी चीजें नॉर्मल है। ऑयल प्राइसेस का कुछ समझ नहीं आता, एक दिन बढ़ती है दूसरे दिन गिरती है, फिर बढ़ती है फिर गिरती है, सोना बढ़ता है फिर गिरता है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, स्पेकुलेशन। मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, लेकिन अभी तक हमारे मुझे यहाँ तो समझ अभी नहीं। भी स्टेबल करके रखा है, अभी भी स्टेबल करके रखा है, कैसे? ऑयल प्राइस को बढ़ाया नहीं है हमने, और कुछ लोगों वही को मैं कह बहुत रहा हूँ। उससे बहुत जलन हो रही है। अगर बढ़ा दे तो फिर हाय 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 नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। अब बढ़ाया नहीं है, क्यों नहीं बढ़ाया तूने नरेंद्र मोदी, इस्तीफा दे। क्यों भाई? अभी तो आप कह रहे थे कि अगर बढ़ जाती तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, अब नहीं बढ़ी है तो इस्तीफा दे। और यार कुछ तो तुम्हारा भेजा फ्राई है क्या? क्या भर रखा अपने भेजे में आप लोगों ने? ये चीजें। एनीवे बेटा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये हमारे नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस, लेकिन भगवान बचाए ऐसे पॉलिटिशियन से हमको। समझे बिना वो शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ कहना। सो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपका चैनल जो है बहुत ही बेमिसाल है। यू आर अ वेरी नेशनलिस्ट चैनल, बट ये मैसेज फैला दीजिएगा, इतनी होर्डिंग मत करिएगा, कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप होर्डिंग नहीं करेंगे, 60 लाख से हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है सिलेंडर की, भारत में 75 लाख हो गई, तो 15 लाख जो एक्स्ट्रा है वो क्षमता नहीं है, और 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। पर तब तक थोड़ा सा संयम बरतें, और फिर सोलर कुकिंग करिए। सोलर कुकिंग तो हमारी परंपरा है, अरे सूरज की ऊर्जा से। लोगों ने, दीपक सर, लोगों ने ऐसी खरीदारी शुरू कर दी कि इंडक्शन होता है, इंडक्शन, वो जो हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर जो है, जानता हूँ। वो मिलना बंद हो गया। जो इलेक्ट्रिक हीटर 1200-1300 रुपए का था, वो 3500 और 5000 में मिल रहा है। तो सोलर खरीदो ना, उसमें सरकार सब्सिडी देती है। अगर चाहिए तो मेरे पास पड़ा हुआ एक सोलर कुकर, अब तो मैं अनकुक्ड वेजिटेबल्स खाता हूँ, आके ले जाओ मुझसे, उसका इस्तेमाल करो, फ्री में दे दूंगा आपको। मुझे उसकी जरूरत, आवश्यकता नहीं है। एनीवे बेटा, दीपक मुझे सर बड़ा अच्छा बहुत लगा आपसे बातचीत की, आपने मुझे बहुत बहुत बुलाया आप। धन्यवाद दीपक सर, बहुत बहुत थैंक यू। और देश को ऐसे ही जगाते रहिए, राष्ट्रवाद का आप झंडा यही ना, ऐसे ही उठाते रहिए। बहुत बहुत बस धन्यवाद आपका। आप बस यही करते रहिए, सबको बताइए सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद जो कुछ है वो है। धर्म वगैरह का कोई लेना देना नहीं। वी आर इंडियंस फर्स्ट, वी आर इंडियंस ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर धन्यवाद। धन्यवाद आपका।